नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे भारतीय संविधान के उस हिस्से के बारे में जो हर नागरिक को ताकत और सुरक्षा देता है, हमारे मौलिक अधिकार। तो कभी ये सवाल मन में आया है कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते संविधान हमें कौन सी बुनियादी गारंटी देता है? देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये वो अधिकार हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारी आज़ादी को सुरक्षित रखते हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन्हें समझते हैं। इस सफर में हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार असल में हैं क्या। फिर समानता और स्वतंत्रता के वादों को समझेंगे। इसके बाद शोषण के खिलाफ दी गई ढाल को देखेंगे। फिर ये जानेंगे कि इन अधिकारों की रक्षा कौन करता है और आखिर में अधिकारों के वर्गीकरण को भी समझेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या और क्यों इन्हें संविधान की आत्मा भी कहा जाता है? तो देखिए, ये वो बुनियादी मानव अधिकार हैं जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दर्ज हैं। और जब हम कहते हैं कि ये गारंटीज हैं, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं। अगर सरकार भी इन्हें छीनने की कोशिश करे तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ये कानूनी तौर पर लागू करने लायक हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है। मौलिक अधिकारों का ये जो आइडिया है, ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित तो था, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे जस का तस नहीं अपनाया। नहीं, उन्होंने इसे भारत के अनोखे सामाजिक और ऐतिहासिक माहौल के हिसाब से ढाला, ताकि ये एक नए आज़ाद देश की ज़रूरतों और उम्मीदों को पूरा कर सके। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि मौलिक अधिकार क्या हैं। तो चलिए अब कुछ सबसे ज़रूरी अधिकारों को देखते हैं जो समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का वादा करते हैं। अनुच्छेद 14 तो मानो नींव का पत्थर है जो कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। लेकिन हमारा संविधान यही नहीं रुकता। अनुच्छेद 17 और 18 ये सीधे तौर पर सदियों से चली आ रही सामाजिक बुराइयों पर चोट करते हैं। अनुच्छेद 17 छुआछूत जैसी घिनौनी प्रथा को खत्म करता है और अनुच्छेद 18 वो राजा महाराजा जैसी उपाधियों को खत्म करता है ताकि समाज में हर कोई बराबरी का महसूस कर सके। ये वो अधिकार हैं जो हमें एक आज़ाद व्यक्ति के तौर पर जीने की शक्ति देते हैं। अनुच्छेद 19 हमें अपनी बात कहने की आज़ादी देता है। अनुच्छेद 21 हमारी सबसे कीमती चीज़, हमारी जिंदगी और हमारी व्यक्तिगत आज़ादी की रक्षा करता है। और हाँ, अनुच्छेद 22 ये पक्का करता है कि अगर किसी को गिरफ्तार भी किया जाए तो उसके अधिकार सुरक्षित रहें। और जरा इस बात पर गौर कीजिए। अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी, इतना पवित्र माना गया है कि इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी सरकार निलंबित नहीं कर सकती। सोचिए, ये एक ऐसी लॉ है जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाएं। ये हमारे संविधान के जो मूल्य है ना, उसका शायद सबसे बड़ा सबूत है। अब हम उन अधिकारों पर आते हैं जो समाज के सबसे कमज़ोर लोगों को शोषण से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करते हैं। अनुच्छेद 23 शोषण के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा सुरक्षा कवच है। ये इंसानों की खरीद फरोख्त, बंधुआ मजदूरी या किसी भी तरह की जबरदस्ती के काम पर रोक लगाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि भारत की धरती पर मौजूद हर एक व्यक्ति की रक्षा करता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 24 जो सीधे तौर पर बाल मजदूरी को निशाना बनाता है। ये साफ साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी फैक्ट्री, खदान या किसी भी जानलेवा काम में मजदूरी नहीं कराई जा सकती। इन दोनों में एक अहम फर्क है जिसे समझना जरूरी है। अनुच्छेद 23 का दायरा बहुत बड़ा है जो हर तरह के मानव शोषण की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 24 खास तौर पर बच्चों को खतरनाक कामों से बचाने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। ये वर्गीकरण ये सुनिश्चित करता है कि वयस्कों और बच्चों दोनों को शोषण से बचाया जा सके। तो अधिकार तो बहुत अच्छे हैं, पर क्या होगा अगर कोई इनका उल्लंघन करे? यहीं पर हमारे अधिकारों के संरक्षक यानी हमारी न्यायपालिका की भूमिका सामने आती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को यूं ही संविधान का दिल और आत्मा नहीं कहा था। पता है क्यों? क्योंकि यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों में जान डालता है। इसके बिना मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द रह जाते। ये वो चाबी है जो न्याय का दरवाजा खोलती है। प्रक्रिया काफी सीधी है। अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है।
फिर अदालत एक रिट जारी करती है, जो एक तरह का औपचारिक आदेश होता है जिससे अधिकारों को लागू करवाया जाता है। ये रिट कई तरह की होती हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, जो किसी को गैर कानूनी हिरासत से छुड़वाने में मदद करती है। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, ये समझना भी जरूरी है कि सारे अधिकार एक जैसे नहीं होते। आइए मौलिक और कानूनी अधिकारों के बीच के अहम फर्क को जानें। संपत्ति का अधिकार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पहले ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में 44वें संशोधन के बाद इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि संपत्ति का अधिकार अभी भी सुरक्षित है, लेकिन अब ये जीवन या भाषण की आज़ादी जैसे मौलिक अधिकारों के बराबर नहीं है। और यही तो सबसे बड़ा अंतर है। अगर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार के लिए आमतौर पर निचली अदालतों से शुरू होकर एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। ये तालिका पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। सिर्फ भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार ही ऐसे हैं जिन्हें लेकर सीधे अदालत जाया जा सकता है। निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य ये देश चलाने और नागरिक जिम्मेदारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये मौलिक अधिकार सिर्फ कानून नहीं है, ये हर नागरिक को मिली एक संवैधानिक ढाल है जो हमारी आज़ादी, हमारे सम्मान और हमारी बराबरी की रक्षा करती है। तो देखिए, अपने अधिकारों को जानना ये तो पहला कदम है, बिल्कुल सही, लेकिन उन्हें बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है उसे समझना शायद उससे भी बड़ा कदम है। तो सवाल यही है कि क्या हम एक नागरिक के तौर पर इन दोनों ही भूमिकाओं के लिए तैयार हैं? एक मजबूत और न्यायपूर्ण भारत के लिए ये तैयारी हम सबको मिलकर ही करनी होगी।